हल्के से, कुछ लोग अभी भी मौजे बला उनको भी जरा, दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक तूफान का साहिल से नजारा करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने वेबिनार सेशन पे, जिसमें आप और मैं हम बार बार मुखातिब होते हैं एक दूसरे से। कुछ सवाल, कुछ जवाब, उनकी पेशकश चलती रहती है। अभी के लिए आप सभी माइक ऑफ कर लें और एक निश्चित हमारा समय रहता है, एक निश्चित तरह के प्रश्न हर बार आपके बदलते रहते हैं, क्योंकि अभी समय हो चला है परीक्षा का, 1 महीने का समय शेष रह गया है। तो ऐसे में हर बार की रणनीति बदलती रहती है। मतलब शायद जब हम 2 महीने पहले मिले होंगे, तो तब आपके प्रश्न कुछ और तरीके के होते थे। उसके बाद तौर बदला, उसके बाद फिर ऐसा है कि अभी इस बात पर विशेष बातचीत होगी कि 1 महीने में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए हमारी। बनाया 5। कृपया बाकियों के कोप भाजन का विषय न बने। चुपचाप माइक आप म्यूट कर लें। बिल्कुल सबके प्रश्नों को साग्रह लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वेबिनार आपके प्रश्न लिए जाएंगे, तो उससे पहले ही कुछ और ये बातचीत चली जाए कि एक मैं अपनी तरफ से बात रख लेती हूँ कि अभी आखिरी महीने में आपका थोड़ा माइंडसेट क्या होना चाहिए, और उसके बाद ऐसा है कि अभी कौन-कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। मतलब क्या एक्स्ट्रा सोर्सेस यूज़ करना चाहिए, या जितने हैं उनको ही बिल्कुल कंसाइज़ करने पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा ये कि बाकी लोग दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो भी ऐड कर लेना चाहिए। किसी को 2 कथन ज़्यादा आ रहे हैं पीरियड से, तो क्या हमें थोड़ा-सा डिस्टर्ब होना चाहिए, या फिर ऐसा लग रहा है कि अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, तो मतलब कैसे हो पाएगा ये सब, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल प्रश्न है। हमारा जो डेली का क्लास चलता है, उसपे तो सवाल जवाब हल हो जाता है सबका, पर हाँ, मुझे लगता है कुछ और विषयों पर भी बात करने की आवश्यकता है, जो बाकी विद्यार्थी शायद नहीं पूछ पाते हैं। मैम, आप अपनी पढ़ी हुई किताबें जिनमें अंडरलाइन किया हो, वो टेलीग्राम पर सेंड कीजिए। मैम, वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस क्या बाकियों को भी नहीं आ रहा है, ये जल्दी से बता दें आप। आ रही है मैम अच्छे से। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया बताने का। तो फिर एक चीज ये है कि ये तो है कि मैं अपना यदि अंडरलाइन आपको टेलीग्राम पे भेज दूं, पर एक चीज होती है, मैं वो चीजें मेरे लास्ट में वो हाईलाइट नहीं है जो मुझे लास्ट में इम्पोर्टेंट लगी थी। वो हाईलाइट है जो इम्पोर्टेंट हो नहीं हो, पर मुझे याद नहीं हुई थी। तो आप कहीं गलती से उन अनइम्पोर्टेंट फैक्ट को याद ना कर लें जो मुझे याद नहीं हुई थी, और याद नहीं हुई थी इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको कम बार पढ़ा था। तो यही चीजें मैंने लास्ट में हाईलाइट करके रखी थी, इसीलिए मैं उसको करूंगी, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज ये, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखिए, बिल्कुल कोई अगर स्मार्टली चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान में रखे, जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते होंगे, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, अभी तक काफी हो चुके हैं अभी तक। तो उसके चलते आपको थोड़ा पता लग रहा होगा कि ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है और क्या देखना है। क्योंकि हम क्या करने लगते हैं कि हम शुक्ल को पढ़ के क्वेश्चन पेपर जज करते हैं कि ये इजी आया है। ये नहीं करते कि हम क्वेश्चन पेपर पढ़ के शुक्ल को जज करें कि अरे इतना सारा नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत स्पेसिफिक जाना है, ठीक है। तो ये 2 अप्रोच विद्यार्थी फॉलो करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आप किस में आते हैं, थोड़ा सा उसको बदलिए, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हिंदी साहित्य तो काफी रुचि का विषय है, काफी सरल भी है, सहल भी है। थोड़ा सा शुक्ल जी उसको उसमें अवधान डालते हैं, थोड़ा सा जटिल कर देते हैं, लेकिन मेन मारामारी यहाँ पे होती है कि विद्यार्थी जो इच्छुक हैं कुछ ही विश्वविद्यालयों के लिए, वो बहुत ज्यादा उनकी भरमार है। तो वही है, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल पानी में छप छप पैर रखते ही कट ऑफ खत्म, गहराई तक उतरने का मतलब कट ऑफ नीचे ही नहीं उतरता, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि नॉर्मल चीजें जो बेसिक सबको मालूम है, सब पढ़ रहे हैं, वो आपसे एक भी नहीं छूटना चाहिए। और जो एकदम कठिन फैक्ट वगैरह हैं जो आपको याद नहीं हो रहा है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यदि उनमें नहीं है तो उनको छोड़ डालिए वहीं पे। बिल्कुल साथ निभाना साथिया की तरह हर एक तथ्य को उठाते हुए नहीं चलना है, जूठन की तरह छोड़ते चलिए उन्हें, ठीक है। तो बिल्कुल और एकदम काम कंपोज रहें। आखिर के महीने में आपने जितना अभी तक पढ़ा है, लगभग लोगों ने शुक्ल को पढ़ लिया होगा एक बार भी, कम से कम
पांडे को पढ़ लिया होगा 80-90%, 50-60% भी पढ़ लिया हो तो कोई बात नहीं। हाँ, आप चाहें तो मैं आपको ये सुझाव दे सकती हूँ कि यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा आर्थिक कोई समस्या ना हो उतनी तो। 1399 भी प्राइस रखा गया है, और टेस्ट सीरीज तो शायद आपने सबने ही लिया होगा, 299 रखा गया। तो अगर आप ये चीज करें कि अभी के आखिरी टाइम पे जो आपने पढ़ा है केवल उसी को एकदम कंसाइज करने में ध्यान रखें, कि जो आखिरी का एक हफ्ता होगा, जस्ट अगला जो जून का जो पहला सप्ताह होगा, उसमें आप क्या लेके बैठेंगे? आप पूरी किताब तो दोनों नहीं लेके बैठेंगे ना, उस पर आप अपने कुछ नोट्स लेके बैठेंगे या कुछ हाईलाइट, कुछ कथन को ही आप पलट के पढ़ते चलेंगे किताब के, ठीक है? तो अभी उनमें फोकस कीजिए कि कैसे उसको विस्तार को थोड़ा सा कम किया जाए। हमने प्रयोजन मूलक हिंदी की क्लास ली थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे एक तो होता है संक्षेप में करना, और एक होता है पल्लवन, और एक होता है उसको एकदम ज्यादा संक्षिप्त में करना। तो अभी बिल्कुल आपको विस्तार पे नहीं जाना है, संक्षेप में जाना है। प्रीवियस ईयर के कौन से पेपर को आधार बनाएं, क्योंकि सीयूईटी को तो 1-2 साल ही हुए हैं। देखिए, सीयूईटी को 1-2 साल हुए हैं, लेकिन उसमें जो यूनिवर्सिटीज शामिल हैं उनको तो 50 साल हो रखे हैं ना। तो उन यूनिवर्सिटीज को आप बिल्कुल बेंचमार्क की तरह रख के चलें। और यकीन मानिए आप, अभी मान लीजिए एक विद्यार्थी ने 10 किताबें पढ़ रखी है, उसके मुकाबले वो विद्यार्थी कर पाएगा जो जिसने 1-2 किताब को 10 बार पढ़ी है। और तीसरा, यहाँ पे एक और सिचुएशन आ जाता है कि एक विद्यार्थी ने 1-2 किताबों को ही 10 बार पढ़ा है, लेकिन एक ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को 5-5 बार खंगाला है और 5 बार इन 1-2 किताबों को पढ़ा है। तो ये जो तीसरे दर्जे का विद्यार्थी आ जाता है, मैं मानूंगी कि उसका अप्रोच ज्यादा सही है, उसके गलती के चांसेस कम है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए हैं। तो उसको मालूम है कि कौन सी चीजें उसको नहीं आ रही है, तो वो बहुत स्पेसिफिकली रिवीजन करेगा। अभी ये है कि आपको बिल्कुल वो एक छटाई का काम करना है कि बहुत कम चीज आपके पास मटेरियल रह जाए, ताकि आखिरी के एक हफ्ते में, आखिरी के 10 दिन में आप केवल उनको रिवाइज करते चलें। मैं कहूंगी अभी कोई भी नई चीज आप हाथ में लगाएं, जितना पढ़ा है उतने को ही बार बार पढ़ें। मतलब नई चीज मतलब, क्योंकि कुछ विद्यार्थी चिंतामणि निबंध को भी पढ़ने निकल जाते हैं शुक्ल जी का, कुछ लोग कविता के नए प्रतिमान पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग ये आधुनिक हिंदी साहित्य की ये काफी सारी किताबें पढ़ने लगते हैं, चाहे वो नामवर सिंह जी की हो, चाहे वो किन्हीं की भी हो, ठीक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब को भी पूरा नहीं उठाना चाहिए आपको। एक चीज है कि यदि अभी तो पेपर का लेवल कम हुआ है, पर मान लीजिए कि आपका सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, आपको दिक्कत आ रही है कथन से, ठीक है? तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह के कथन छांटने नहीं आते, अभी शुक्ल के आ जाते हैं, ठीक है, मान लिया जाए। तो इन दोनों का आपको छांटना नहीं आता, तो उसके लिए एक बुनियादी शर्त है, इन्हीं किताबों में दृष्टि या फिर गोविंद पांडे से इनके कथनों को देख लें। इससे ज्यादा ही अगर आपको कुछ करना है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब का मुख्यांश मैंने भेज रखा है, टेलीग्राम पे भी है, और कोर्स के पीडीएफ में, नोट्स में भी मैंने अपलोड कर रखा है वहां पे। तो फिर वो मुख्यांश को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब में, भाषा और संवेदना वाली किताब में, बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातों को वहां पे मढ़ा गया है। ठीक है, अब मैं आपका मैम इलाहाबाद व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी का जो है क्राइटेरिया, वो जी। मतलब साइंस वालों के लिए भी है ना? उसमें तो सिर्फ हिंदी साहित्य जरूरी नहीं होगा बीए किया हुआ। ये तो जरूरी नहीं होना चाहिए, पर हाँ ये बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मतलब वो क्लास के कोर्स के विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था, तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो रैंक 1 थे उनको बुधवार को बुलाया है, तो वो इस बात पे विस्तार से बात करेंगे। मतलब अभी से और उनके और 1-2 और मित्र हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, तो उनको मैंने अभी से कह दिया है कि वो बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे क्लैरिटी के साथ आए डिपार्टमेंट से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो एक वो चीज है, उसके बाद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का भी पिछले साल तक ऐसा था कि साइंस वालों को नहीं लेते थे, लेकिन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के मैंने कुछ छात्रों से बात की, तो उनका मानना है कि नहीं, एलिजिबल है। आप में से एक विद्यार्थी थी, उन्होंने पूछा था कि मैथ्स ऑनर्स कर रही हैं, तो मैंने उनके लिए पूछा था दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से। तो इस पर यह है कि जब वे आएंगे तो बिल्कुल वो प्रोस्पेक्टस वगैरह सारा कुछ पढ़ के आएंगे, डिपार्टमेंट से पूछ के आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा साक्ष्य और प्रामाणिक तौर पे होगा, क्योंकि अभी वो वहीं पे अध्ययन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। किन्हीं का प्रश्न था,
हाँ, ये एक प्रश्न है जो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं। आपके प्रश्नों से साथ-साथ जूझते चले जाएँगे। प्रश्न है, जिस विद्यार्थी ने यूपीएससी ऑप्शनल के रूप में पढ़ाई की है, क्या उससे अलग की किताब पढ़ने की ज़रूरत है? क्या उसके लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी की टेस्ट सीरीज़ पर्याप्त है? देखिए, यदि आपने यूपीएससी ऑप्शनल की पढ़ाई की है, तो उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐड ऑन कीजिए। उसके साथ हाँ, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए, सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज़ में मान लिया जाए कोई एक प्रश्न है, उसमें 4 ऑप्शन हैं। वो 4 ऑप्शन में जिन लेखकों के नाम हैं, उनको एक बार ज़्यादा पढ़ जाइए रिवीजन में जाके। क्यों? टेस्ट सीरीज़ में ये जो 4 ऑप्शन है, वो इशारा है कि इन पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप यदि स्मार्टली ऐसे यूज़ करना समझेंगे टेस्ट सीरीज़ को, तो हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ आपको भटकाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आता है ये अभिकथन तर्क, वो सबके लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है? आप जब नेट जेआरएफ के लिए बैठेंगे, वो भी बिल्कुल वहाँ पे भी वो फिर से नया ही मिलेगा, ठीक है? तो मैं कहूँगी फिर भी कि आप एक बार दृष्टि का ही नेट जेआरएफ या गोविंद पांडे से एक बार उनको पलट लें। अगर इतना करने के बाद 1-2 बार तो आप पढ़ ही सकते हैं इतने दिनों में। दृष्टि का ऑप्शनल करने के बाद दृष्टि, नेट जेआरएफ या गोविंद पांडे पढ़ के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं लगभग। फिर आपको बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है। और एक ये हो जाता है ना कि वो बिल्कुल सब्जेक्टिव पेपर है वहाँ का, मतलब तो उस हिसाब से कुछ भी फैक्ट आप वहाँ पे नहीं छोड़ सकते। मतलब जैसे जैनेंद्र कुमार का मान लीजिए कहानियाँ वहाँ पे गिनाई गई है, तो कहानियाँ मुख्य बताई गई हैं 6-7, उसके बाद आदि लिख दिया गया है। लेकिन आदि में भी कौन-सी कहानियाँ आती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए सीयूईटी, पीजी के परीक्षा के हिसाब से। तो आप यदि उसको ही हिंट के तौर पर, टेस्ट सीरीज़ को हिंट के तौर पे यूज़ करके एक कदम एक्स्ट्रा जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो ढर्रा बीच में बन गया उसको आप काटने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से स्मार्टली, तो हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि ये एक एक्स्ट्रा आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर तो आपको उन किताबों से पढ़ना पड़ेगा। और कोई सवाल यहाँ से ले मैम, लेते हैं? और पिछले सप्ताह आपने बोला था कि टेस्ट सीरीज में उसका जो आंसर होगा उसके बाद उसकी व्याख्या नीचे लिख देंगे, इसका आंसर ये क्यों हाँ, हो रहा है? तो लिख तो दिया गया था। क्या आपने अभी परसों या नरसों नहीं, रविवार में जो डाला गया था उसमें व्याख्या दी हुई है सॉल्यूशन में नीचे? वो मैंने टेस्ट सीरीज लगाया मैम, उसमें दिखा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं, आप सॉल्यूशन में जाइए। मतलब मैंने आप ही का सुझाव ध्यान रखा था और मैंने मतलब जिनमें एकदम ही ज़्यादा नहीं चाहिए है व्याख्या या कहाँ से प्रश्न लिया गया, वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन बाकी में लिखा है। अनामिका सिंह बोल रही हैं, यस मैम दिया है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये सुझाव आपका बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगा था कि हाँ, ये काम आएगा, तो मैंने हाँ, किया था ये। आप एक बार जाके थैंक यू। पुनः देखें। उस हाँ, बिल्कुल, अभिनंदन। बिगिनर के लिए बताइए मैम, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कैसे कवर करें अच्छे से? देखिए, बिगिनर्स क्योंकि हर बार हाँ, हम जो ये श्रृंखला लेके चले हैं, बहुत सारे साथी हमारे नए जुड़ते हैं, तो हर बार हाँ, सबकी अलग-अलग डिमांड होती है, किसी की तैयारी कुछ और माँग कर रही है, किसी की तैयारी कुछ और। तो बिगिनर्स के लिए भी एक बार बातचीत हो जाए, बाकियों ने तो सुन रखा होगा, फिर भी यदि आपके 1-2 साथी हैं, तो बाकी भी आप एक बार और पुनरावृत्ति देख लें। आप एकदम ही बिगिनिंग कर रहे हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार कर जाएँ सीयूईटी, पीजी का। उसके बाद आप शुक्ल को तो मैं पूरा अभी पढ़ जाने नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना आपके पास अभी अवकाश नहीं बचा है। शुक्ल को फिर भी हल्का-सा देखें, कोशिश करें समझने की, गुज़रें, स्किमिंग करें, पूरा पढ़ना नहीं कह रही हूँ। गोविंद पांडे को फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर उठाएँ बीएचयू का, उसके बाद डीयू का। इनके हिसाब से आदिकाल मान लिया जाए आपका हो गया, क्वेश्चन पेपर से लगाइए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कौन-कौन सा छोड़ देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप करके चलेंगे, तो बिल्कुल आपका कारोबार ठीक चलेगा। और यूथ कॉम्पिटिशन की कौन-सी बुक लेनी चाहिए, नेट जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी? देखिए, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने दूसरा किताब इस्तेमाल किया था, दूसरी किताब पूरन चंद्र वाली, बट हाँ, यहाँ पे और भी रैंकर्स रहे हैं, उन्होंने यूथ कॉम्पिटिशन की ली थी, उन्होंने नेट जेआरएफ की ली थी। तो मैं उनके अनुभव से आपको साझा कर सकती हूँ अपने मित्रों के, कि हाँ, उन्होंने नेट जेआरएफ की ली थी, टीजीटी, पीजीटी की नहीं। आप देखें तो टीजीटी का बहुत ज़्यादा ऊँचा क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, मतलब वो बन जा रहा होगा आपसे आराम से। पर वही है ना कि आपको क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। यदि आप पैसा खर्च करके ले रहे हो तो थोड़ा-सा कुछ नए प्रश्न आपको मिलने चाहिए, या तो परीक्षा से रिलेटेड संभावित काफ़ी प्रश्न मिलने चाहिए पैटर्न के। तो नेट जेआरएफ आपको आगे भी काम आ जाएगा, तो वो देखते चलें। पर हाँ, जो नेट जेआरएफ के सिलेबस के एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मान लिया जाए नेट जेआरएफ में जैसे कि कोई नाटक हो गया वहाँ पे आषाढ़ का एक दिन, ठीक है?
तो आषाढ़ के एक दिन से अंदर भी मातुल वगैरह का कथन या ऐसा कुछ उसमें पूछ रहा है, तो उतना डेप्थ में उन क्वेश्चन पे मत उतरिए, उनको स्किप कर जाए। बाकी क्वेश्चन मीडियम लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। उसके बाद हाँ मैम, जेएनयू के लिए केवल पार्ट बी ही अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यदि आपको देखिए जेएनयू ही चाहिए है तो आप करें, लेकिन मैं बता रही हूँ आपके पास समय बच जाएगा, आपके पास काफी समय बच जाएगा, तो पार्ट ए भी देख लें। कुछ यदि आपसे कुछ प्रश्न बन रहे तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपकी मनस्थिति बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि एक साल पहले बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा तनाव रहता था कि कैसे कंसाइज करें, क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैम प्लीज प्रयोजन मूलक वाले का कुछ बता दें, कहाँ से करना है, मैं नया हूँ, केवल उसका सोच के लिए भटक जाता हूँ। मैं आपको बहुत एक निजी सलाह देना चाहूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखें, सिर्फ पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल प्रयोजन मूलक हिंदी ऐड हुआ था पहली बार के लिए, तो मतलब पहली बार के लिए ऐड शायद पिछले साल ही किया गया था या उसके पिछले साल किया गया था। तो आप उन क्वेश्चन को देखें और आप देखें कि बहुत आसान से सवाल हैं। एक तो मतलब 3-4 हैं, अभिव्यक्ति जनसंचार को ही मिला दें तो बहुत आसान सवाल हैं। उनमें से 4 में से कम 2 बन जाएंगे आपको। जो 2 बचे उसके लिए कोई सा भी पीडीएफ आप पढ़ जाएंगे बहुत सिंसियरिटी के साथ, ठीक है। मैं नहीं कहूंगी कि आप दंगल घाटे की किताब आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय हो तो, काफी विद्यार्थी वो भी करते हैं। पर यदि ऐसा है कि दंगल घाटे की पूरी एक किताब पढ़ोगे, उसके बाद एक प्रश्न हल होगा, तो उससे अच्छा ये है कि आप सरस्वती पांडे वाली किताब पढ़ जाएं और 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हल करें। तो ये मेरा आखिरी महीने के लिए सुझाव रहेगा, तो ये चीज आप लागू कर सकते हैं। दृष्टि और पांडे बुक में से कौन कौन से टॉपिक किस किस में से पढ़ें? देखिए, किसी एक को ही पढ़ें और केवल उसे ही पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल दृष्टि या पांडे की किताब को साक्षी मानकर सिर्फ सीयूईटी की तैयारी के लिए उसी में झोंक दे, ठीक है। वो बोलते हैं ना, ठीक है, आगे बातचीत करेंगे। आपके प्रश्न पहले मैं उठा लूं। दृष्टि के यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल का पढ़ रहा था मैम, कितना मददगार होगा? अरे देखिए, आपके पास 1 महीना है ना, तो ऑप्शनल में देखिए वहाँ पे व्यक्तिपरक चीजें ज्यादा है, वहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा है। तो 1 महीने के लिए मैं कहूंगी आपको एंट्रेंस क्रैक करना ही है, तो आप दृष्टि का नेट जेआरएफ को ज्यादा फोकस में डाल सकते हैं, सरस्वती पांडे की किताब, क्योंकि वहां पे आपका ना समय बहुत जाएगा। इसकी समरी पढ़ रहे हो, ये निबंध पढ़ रहे हो, वो भी बहुत मददगार है, लेकिन ऐसा है कि आपका समय बहुत जाएगा उन चीजों को पढ़ने के लिए जो नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि उसकी इतनी सारी बुकलेट होती है। तो आप देखें, यदि आपने एक बार पढ़ लिया फिर तो अच्छी बात है, इसमें आ जाए। उसको एक बार नहीं पढ़ा है पूरा, तो 1 महीने के लिए बस ब्रेक लगा दें, या फिर ऐसा कर सकते हैं उसको थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन इसको बहुत आयत समय दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इन किताबों को। देखिए, दृष्टि की जो ऑप्शनल वाली किताब है वो सभी को पसंद आती है, बहुत आसान लगती है, लेकिन यदि उसी से सारे प्रश्न हल हो जाते तो हम भी सरस्वती पांडे या शुक्ल पढ़ने नहीं बैठते, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा बोझिल लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को आप इस आखिरी 1 महीने में थोड़ा सा मतलब ध्यान दें, इस परीक्षा की मांग को, उस परीक्षा की मांग को, दोनों के अप्रोच में फर्क है, ठीक है तो एक ही सब्जेक्ट। उसके और बाद मैम टेस्ट सीरीज जो हाँ है वो जो 44 या 45 के आसपास है, तो उसमें और जो ऐड होंगे वो फुल टेस्ट वाले होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, फुल टेस्ट, अच्छा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है गोविंद पांडे वर्सेस दृष्टि क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसका मैं एक लाइन में आपको जवाब देना चाहूंगी। सिलेक्शन उनका भी होता है जो सरस्वती पांडे पढ़ते हैं, उनका भी होता है जो दृष्टि पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका नहीं भी होता है जो गोविंद पांडे पढ़ते हैं, और उनका भी नहीं होता है जो दृष्टि पढ़ते हैं, ठीक है। दिक्कत ये आती है कि स्मार्टली और ज्यादा बार किसको आपने मतलब पढ़ा है, एक उठा लीजिए, सिक्का उछालिए, जो आपको उपलब्ध हो जाए वो आप पढ़ लें, पर ऑनेस्टली बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ें, उसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि आपका साधन महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी साधना अनिवार्य है। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर आता है, रही है। ठीक है, बाकियों को भी नहीं आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है। आ रही है, ठीक है। आप एक बार रिफ्रेश कर लें थोड़ा सा नेटवर्क, आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और लें, मतलब अब मैं ऐसा करती हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं,
जो मुझे लगे कि हाँ ज्यादा लोगों की मांग है, मैं उसे पहले ले लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे है दृष्टि वर्सेस पांडे, तो मैंने बता दिया, उसी को अलग अलग शब्दों में पूछा गया है। जेएनयू के लिए सिविल पार्ट भी, ये भी बता दिया गया है। दीदी अब शुरू से तैयारी करें तो डीयू में हो सकता है क्या, मतलब कितने चांस है? हाँ, डीयू में देखिए कॉलेजेस की कमी नहीं है, बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब हालांकि कम सीट होती है एमए के लिए, लेकिन मैं सच बताऊं आपको तो हिंदी साहित्य में एग्जाम देने वाले बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उसमें जो 3-4 यूनिवर्सिटी के लिए भिड़े हुए विद्यार्थी होते हैं वो भी ऊपर के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सीरियसली तैयारी की है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, उनमें से कुछ बीएचयू चले जाएंगे, कुछ जेएनयू चले जाएंगे, कुछ डीयू चले जाएंगे, तो इन 4 में आपस में ये निस्तारण हो जाता है। तो यदि आप अच्छे से अभी तैयारी कर रहे हैं तो हाँ डीयू मिल सकता है, कोई बहुत बाधा का प्रश्न नहीं है। बस आप थोड़ा सा और रैंक ऊपर करने की कोशिश कर लें ताकि आपका मनमाफी कुछ ना भी कॉलेज मिल जाए डीयू में। उसके बाद मैम कट ऑफ को लेके बहुत दिक्कत रहता है, उसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते ना। देखिए मैं सारे बताती हूँ कैटेगरी कट वाइज, ऑफ, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो रहता है इसका मैंने एक बार आपको पीडीएफ भेजा था, आप टेलीग्राम में एक बार बगौर देखें। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे कि कट ऑफ मतलब मैंने अपने से प्रीवियस ईयर वालों का प्रिंट कर लिया था कट ऑफ, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब परीक्षा का लेवल यदि एकदम से गिर जाए या एकदम से बढ़ जाए तो कट ऑफ एकदम बदल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जैसे कि हमारे से पहले जेएनयू ई हुआ था, वहाँ पे सीयूईटी हमारा पहला बैच था जेएनयू के लिए, तो फिर वहाँ पे जनरल के लिए कट ऑफ कुछ 87 आसपास गया था उस समय 100 में, ओबीसी के लिए 83 गया था, उसके बाद एससी एसटी वगैरह में गया था 70-60 ऐसा कुछ, मतलब 72-60 में कुछ उतरा था, तो इस तरीके से। अब उसी को 4 गुना कर दीजिए, क्योंकि सीयूईटी में क्या हो गया, वो 400 मार्क्स से हो गया, उसमें भी मतलब ये 100 का 300 मान लीजिए, क्योंकि वो शुरू के 100 थे उसमें गिने नहीं जाते, ठीक है। तो अब उसी को 3 गुना कर दीजिए, तो कुल मिला के आप देखें, अगर मैं उसी कट ऑफ को फॉलो करती तो मुझे इस हिसाब से कुछ 240 आसपास आने होते, ठीक है। लेकिन परीक्षा का लेवल क्योंकि बिल्कुल गिर गया था, तो 270, 267, 275 तक यदि नहीं लाएंगे आप, ये तो मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, मेल्स में 270-75 लाने पड़ रहे थे इस बार के लिए, तो आपके समय पे कहा नहीं जा सकता। दो चीज पे मैटर करता है, एक ये कि परीक्षा का लेवल कैसा है, यदि इजी रहा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, हार्ड है तो कम आएगा। दूसरा ये कि बाकी विद्यार्थियों ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि हर साल जमावड़ा कुछ अलग रहता है, कभी कुछ विद्यार्थी ऐड हो जाते हैं, जैसे दिन ब दिन हिंदी की संभावनाएं जैसे बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही लोगों की यहाँ पर, लोगों का हुजूम भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो अब कट ऑफ को अभी ध्यान मत ही दें, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं बिल्कुल तब आपसे बात करूंगी कि हाँ क्या हो सकता है संभावित कट ऑफ वगैरह, पर इतना मान के चलिए कि आपको अभी अपना बेस्ट देना है। मैंने पीडीएफ भेज दिया, यदि आपको वहाँ पे ये आकलन करना हो कि लगभग कितना कितना फर्क रहता है हर एक कैटेगरी में, तो वहाँ पे ठीक है कॉमन अंदाजा आपको लगाना हो तो उसके लिए डाल दिया, पर मैं फिर भी कहूंगी कि अभी आप बिल्कुल चिड़िया की आंख में देखिए, आपको इधर उधर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम उसके बाद हाँ जेएनयू को छोड़ करके डीयू हाँ बीएचयू और एयू में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का तो बनता है। हाँ, दोनों का करना। देखिए एयू का तो एयू की परीक्षा ही अलग से होती है, बीएचयू में हाँ पार्ट ए लिया जाता है, और डीयू का मैं जरा कंफ्यूज हो रही हूँ इस वक्त, शैलेंद्र सर यदि हो तो वो बता पाएंगे। क्या क्वेश्चन है मैम? सर ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्ट ए को ले रहा है इस साल या नहीं ले रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों पार्ट को ले रहा है, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि पार्ट ए नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो अभी यही मान के चलें कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे। क्योंकि सर जेएनयू से भी पढ़ चुके हैं, ये डीयू से भी रिलेटेड रहे हैं, और फिर वहां पे भी इन्होंने पढ़ा है एएमयू से भी, तो उनको इस बारे में मालूम रहता है। मैम एमए हिंदी में आपके, एक मिनट आपके प्रश्न ले लूं मैं यहाँ से। एमए हिंदी में आने के बाद आगे करियर स्कोप के बारे में गाइड कर दूं, ठीक है। मैं आपको फिर भी ये थोड़ा सा इशारा करना चाहूंगी, क्योंकि जस्ट 1 महीना का आपके पास रेंज बच रहा है, तो आप ज्यादा प्रश्न ऐसे, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल ताजा सवाल,
तो वो ज्यादा पूछें जो आपको परीक्षा क्रैक करने में ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि हमारी बात रोज नहीं होती है, कुछ विद्यार्थी से होती है लेकिन काफी से नहीं भी होती है, जिनसे हम डेली बेसिस पे नहीं जुड़े हैं कोर्स से। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, करियर स्कोप काफी सारे हैं। एक वो है ना कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहाँ रोशनी जहाँ रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा। तो वो चीज है कि आप बहुत मेहनत करें तो हर जगह फील्ड है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि हिंदी में क्या है, क्योंकि मुक्ति बोध ने कहा है ना, जहाँ पैर रखो 10 सौरा फूट पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक राजभाषा अधिकारी का एक पोस्ट होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है, बैंकों में राजभाषा के प्रचार के लिए ये नियुक्ति होती है, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों आपको शार्प करना पड़ेगा, ठीक है, वोकैबुलरी। दूसरा ये होता है कि प्राध्यापकीय स्तर पर तो हर विषय के लिए खुले हुए हैं दरवाजे, लेकिन खासकर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर हिंदी साहित्य को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कुछ ज्यादा बैरियर्स आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। तीसरी चीज ये कि लोग तो सिविल सेवा के लिए ऑप्शनल हिंदी चुनते हैं, क्योंकि इसमें अंक अच्छे भी मिलते हैं और दूसरा रुचि का भी विषय रहता है। चौथा, कुछ स्कोप और हम देखें तो वो एमए हिंदी के बाद ये है कि आप कहीं पे ट्रांसलेटर वगैरह की जॉब कर सकते हैं, जैसे कि निशांत जैन सर ने पार्लियामेंट में जॉब किया था हिंदी का ही कुछ उधर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और काफी सारी तो सरकारी नौकरियां हमें भी नहीं पता होंगी। टीचिंग तो यहाँ पे बहुत आरामदायक माना जाता है हिंदी साहित्य में, क्योंकि आप जो जीते हैं आप वो पढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। उपन्यास कैसे याद करें? देखिए, उपन्यास याद करने का एक घरेलू नुस्खा यदि मैं कहूँ तो हम जैसा करते हैं कि किसी भी राइटर का उपन्यास है, बहुत सारे अलग अलग इसके नाम होंगे, तो हम उसको एक कहानी के तौर पे याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने मान लिया जाए कि प्रेमचंद का तो चलो सबको याद हो ही गया होगा, फिर भी जैसे प्रेमचंद का मैं उदाहरण ले लूं कि किस तरीके से प्रेमचंद इधर हम देखते हैं कि एक वो होती है, नाम मैं भूल रही हूँ, प्रेमा होती है, तो वो किस तरीके से आखिर में गोदान कर देती है। वो देवस्थान में जाकर मंदिर में रहस्य पता करना चाहती है, वो वरदान चाहती है। उसके बाद क्या होता है कि उसे एक समय ऐसा आता है कि वो प्रायश्चित करना चाहती है, उसे अपना मंगलसूत्र तक बेच देना पड़ता है और आखिर में गोदान। जरा नेटवर्क की चूक है, आप ये बता दें अब मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम आ रही है। हेलो, दुर्गेश बताएं क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। जी मैम। हाँ, उसके बाद ये मैं बता रही थी कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इससे ये होगा, आपको बोर नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसी सृजनात्मक चीज में जुड़ेंगे। तीसरा ये है कि आपको निर्जरफ तक नहीं भूलेंगे। यदि आप अभी रटने की कोशिश करेंगे उपन्यास वगैरह को, तो कुछ महीनों बाद भूल जाएंगे, धूल धूसरित हो जाता है सब कुछ। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करेंगे। कभी कभी ऐसे उटपटांग कहानियां आपसे बन जाएगी कि आपको खुद ही मतलब हंसी छूट पड़ेगी। तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने इस तरीके से याद किया था, पर कुछ और विद्यार्थी, जब मैं आपसे बात करने आती हूँ तो मैं बाकी विद्यार्थियों का भी राय लेके आती हूँ, उनका भी अपने साथ, ताकि भले सबसे बात ना हो पाए, कम से कम उनकी बात यहाँ तक पहुंचे। जैसे कि कुछ विद्यार्थी लिख लिख के तैयारी करते थे। जैसे कभी मुझे नींद आती थी तो मैं टाइपिंग करने लगती थी उपन्यासों के नाम। ऐसा होता था कि एक जगह से देख के बिल्कुल टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी। तीसरा ये कि जब लिखोगे तो बहुत मतलब लिखना तो जल्दी हो जाता है, टाइप बहुत धीरे धीरे आप कर रहे होते हैं और बोल बोल के कर रहे होते हो, और उसके बाद वो डिजिटल नोट्स आपके पास मिल जाएंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। उसके अलावा ये चीज है कि आपको घर में कोई रोज पूछे कि हाँ बताओ इसका उपन्यास कौन सा, उसका उपन्यास कौन सा है, तो वहां पे वो हो जाता है ना, रहीमन पानी राखिए, वो लाज वाला पानी, बिन पानी सब सुन। तो घर वालों के सामने तो इज्जत रहनी ही चाहिए। तो एक नैतिक दबाव बन जाता है कि आपको सारा याद हो जाए शाम तक। वो आप कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, बुआ, कोई तो होंगे ही, आप उन्हें असाइन कर सकते हैं कि वो आपसे पूछें, ठीक है।
मैम आलोचना मैम किस किस कवि की करनी है मैम कुछ, क्योंकि उनके सारे नाम भी मैम एक सेम होते हैं मैम। ठीक है। आलोचना का मैं कहूँ तो उनके कुछ नाम मुख्य हैं, मतलब अब देखेंगे कुछ तो क्लासिक आलोचक हैं, ठीक है, लगभग 6-7 होंगे जिनका आपको सारा लगभग याद होना चाहिए। रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, उसके बाद नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर उसके बाद इधर आते हैं अज्ञे आ जाते हैं यहाँ पर, इसी सीरीज में आ जाते हैं और भी ये शिवदान सिंह चौहान वगैरह, शिव प्रसाद सिंह, इन लोग आ जाते हैं। रमेश कुंतल मेघ आ जाते हैं, ये कुछ कुछ थोड़ा सा गॉड आलोचकों में, मतलब ऐसे हैं कि जिनको आपने कभी भी देखा हो, ठीक है, टेस्ट में यदि आपने किसी का भी यदि नाम देखा हो इनमें से, ठीक है, या फिर ऑप्शन के तौर पे कहीं देखा हो, कहीं के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे किसी का भी नाम देखा है ना, तो आप उनको पढ़ जाइए। जिनका नाम आपने नहीं देखा है उनको आप मत पढ़िए, बिल्कुल सरल उपाय है, ठीक है। अभी आपको हाँ कहें। मैम मैं थोड़ा न्यू स्टूडेंट हूँ, पहली बार आपके साथ ऐड हुई हूँ, लेकिन थोड़ा गाइडेंस चाहिए सीयूटी से जी रिलेटेड। जी बिल्कुल जैसे बताएं। मेरा यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर रहा है ऑप्शनल, तो वो तो कंप्लीट हाँ हो गया है। हाँ बट मैम मैं ये पूछने जा रही हूँ सीयूटी को कैसे तैयार करूँ। वैसे सिलेबस तो सेम ही है, जैसे कबीर उसमें तो इसमें भी सिलेबस सेम ही है, फिर भी हाँ मतलब 1 मंथ बचा है ना इस एग्जाम का, तो कैसे हाँ तैयारी करूँ फिर भी। देखिए, अब आपने कबीर का ही ऑप्शन दिया है तो मैं कबीर से ही अप्रोच आपको समझाना चाहूंगी। जब आप उसमें देखेंगे कि सीयूईटी पीजी में कबीर के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शनल में, ठीक है, मान लिया जाए वहां पे सदगुरु को अंग, ये गुरु को अंग पूरा दिया हुआ है, ठीक है, सुमिरन को अंग, काफी पंक्तियां दी गई है, लेकिन ना आप देखेंगे वहां पे सारी इतनी सारी पंक्तियां, इतने सारे पद कबीर के, और ये गोविंद पांडे दृष्टि नेटजारफ में देखेंगे तो बहुत लिमिटेड पंक्तियां लिखी गई हैं, ठीक हाँ है। मैम वो वही बुक्स ली हूँ, क्योंकि इसमें ना फैक्चुअल है, थोड़ा फैक्ट वाइज है, और इसमें कॉन्सेप्चुअल हाँ होता है थोड़ा, बहुत हाँ डेप्थ में होता है ना वो हाँ चीजें। हाँ तो फिर तो फिर सीयूईटी मैम ये पीजी में बुक्स को पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। मैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, आपकी क्लासेस भी ले रही हूँ, एक दिन में 4-5 जी क्लासेस कर लेती हूँ, हाँ तो फिर अरे इतना इनफ सही है है। ना मेरे लिए। हाँ 4-5 क्लासेस कर रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे की चीजें आप समेटती चली जा रहे हैं, तो अच्छी बात जी है, मैम, और जो मतलब सरस्वती पांडे एवरेज आप इतने बताते रहते हो हैं। ना, गोविंद पांडे हम्म हाँ जितनी भी बुक्स बताते हैं उनको भी मैं रीडिंग कर रही हूँ हम्म साथ में। ठीक है। तो आप उसमें ये करती जाइए कि कुछ क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे जैसे क्लास में बोलती हूँ कि इसको आप विशेष कर ध्यान दें, ये आता है, मैं जहाँ पे बताती हूँ ये पूछा जा चुका है या ये आता है, ये लेखक को पूरा याद करें, तो वहाँ पे सच में याद करिएगा पूरा ही। और जहाँ पे मैं बोलती हूँ इनको स्किप कर सकते हैं, मैं बोलती हूँ कि ठीक है इन्हें याद रख लें पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें उतना ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं होती है, मैम इतना ठीक है। काफी इनफ है ना। हाँ इतने को बिल्कुल ईमानदारी से करें, सहज मन से करें। अभी आपके पास 1 महीना है, आप एवरेज ऐसा ही रखें, 4-5 क्लास रोज देख ही लें समय निकाल के, ये अच्छी बात है कि आप 4-5 घंटे हाँ मैम मैंने निकाल ऐसे रही हैं। टारगेट बनाया है कि डेली में अगर 8 क्लासेस देखूंगी तो 20 डेज में मतलब एंड कर दूंगी, उस हिसाब से टारगेट बनाया है। ओके ठीक है बिल्कुल। मैम व्याकरणिक प्रश्नों को कैसे समझें और उन पे पकड़ जी बनाएं? ओके कनिष्का, आपका प्रश्न अच्छा है। व्याकरणिक प्रश्नों को आप सब मुझे दीदी बुला सकते हैं पहला, तो दूसरा ये कि व्याकरणिक सवाल पे हम उतरते हैं। तो देखिए पहला तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिब्बे में बैठे हैं, मतलब यदि आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया था स्कूल में कि संधि समास थोड़ा सा आपको है क्लैरिटी, तो बिल्कुल संधि समास है, फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि वाक्य भेद, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, तो इन चीजों को आप क्या करें, यदि आपको थोड़ी बहुत समझ है तो गूगल से गहराई में थोड़ा सा उतरते चले जाएं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको रुकावट आएंगी, किनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो मैं अभी से बता देती हूँ। जैसे कि आप संधि जब पढ़ रहे होंगे, आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि तो पढ़ेंगे, ठीक है, विसर्ग सबको पता होगा, वो वाला, ठीक है, तो उसको सब छांट लेते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर में भी आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको मालूम चल जाएगा कि ठीक है अच्छा ये 5 प्रकार हैं, गुण में ऐसा होता है, दीर्घ में ऐसा होता है, ये आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है, रूल को आप पढ़ेंगे तो। लेकिन दिक्कत वहां पे आएगी व्यंजन संधि में, क्योंकि व्यंजन में इतने सारे नियम होते हैं कि त और ध जुड़ता है तो ये होता है, किसी भी का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण मिलता है तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा फंसे ना, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इतना नहीं आया है, तो जितना आपसे बनता है उतना करें। इनके लिए आप किसी वीडियो वगैरह का कुछ सहारा ले सकते हैं ये व्यंजन वगैरह चीजों में, पर आप
उतना करें जितना परीक्षा में पूछा जाता है। बीएसयू में व्याकरण मैं मानूंगी कि बहुत अच्छा पूछा जाता रहा था अभी तक, तो आप वहाँ का क्वेश्चन पेपर बेंचमार्क मान सकते हैं व्याकरण को हल करने के लिए, ठीक है। और ये चीजें मैंने शायद पिछले वेबिनार में बताई थी कि किस प्रकार से डीयू के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आपको ध्यान देना है, आधुनिक साहित्य में किस प्रकार से अन्य कथेतर वगैरह वहां पे काफी अच्छा पूछा जाता है। बीएचयू में व्याकरण पार्ट बहुत अच्छा पूछा जाता था, जेएनयू में कथन वाला पार्ट बहुत अच्छा पूछा जाता था। तो अगर आप इन सेगमेंट्स को ज्यादा ध्यान दें, इन चीजों का, तो आप व्याकरण का बीएचयू का थोड़ा सा टोल लें तो आप बिल्कुल वो पकड़ लेंगे। समास विग्रह वगैरह आता है, तो समास आप इतना पढ़ के बस मत छोड़ दें कि बहुव्रीहि कौन सा होता है, कर्मधारय कौन सा होता है, बड़ी आप म्यूट कर सकते हैं माइक। रिकॉर्ड तो होने लगा बे। आप एक बार बिल्कुल शांत रस में प्रवेश करें तो मैं आगे बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे, एक लिंक टूट जाता है एक लिंक के बाद, ठीक है। मैं बोल रही थी समास में आप ये ना देखें बस कि कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तत्पुरुष के अंदर भी और समास होते हैं। सावधानी के लिए आप उनको देख लें, कुछ 15-20 मिनट का समय लगेगा कि उसके अंदर अंदर के कौन से प्रकार हैं। काल भेद का आपने देखा होगा कि काल में मैं काफी सारे प्रश्न ऐसे देती हूँ जो वर्तमान भविष्य और भूतकाल नहीं होता, उसके अंदर का काफी पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा है, मतलब इसमें आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, कौन सा है। तो ये चीजें भी आप देख लें, थोड़ा सा ऐसा है कि इनमें लॉजिक यूज होता है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, भूलेंगे नहीं, ये चीज देख लें। उसके बाद और क्या आता है व्याकरण में, वाक्य का प्रकार देख लें आप कि ठीक है, अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, रचना के आधार पे कितना होता है, और वो कौन कौन से हैं। अगर ये 3 है तो कौन कौन से हैं, इसमें 8 है तो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद व्याकरण में और कुछ बचता है क्या, आप बताएं। मैम प्रयोजन मूलक हिंदी को अलंकार, लेकर के आपको पीडीएफ या नोट्स भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि उसका बहुत लगता है इसे कोई बुक या फिर कोई ऐसा बुक छोटा सा जो अभी कंप्लीट कर सके उस टॉपिक के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वो आपको मुहैया करा सकती हूँ। पीडीएफ जहाँ से मैंने पढ़ा था, क्योंकि सारे लोग मेरे बैच से तब दंगल झालते पढ़ रहे थे कि पहली बार शुरू हो रहा था प्रयोजन मूलक, इधर हम पहली बार देख रहे थे कि ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में हमने पढ़ा था सबने कॉलेज के समय में प्रयोजन मूलक, तो आपको पता है क्या पढ़ाई हुई थी लॉकडाउन में। तो फिर मुझे लगा था कि प्रयोजन मूलक क्योंकि इंट्रोड्यूस करें तो ये बहुत डीप में नहीं पूछेंगे, और अगर फैक्ट पूछेंगे कि ये चीज का आविष्कार कब हुआ, ये चीज कब आई, मतलब थोड़ा सा वो अभिव्यक्ति जनसंचार में काफी डीप, तो वो बाकियों से भी उतना नहीं बनने वाला है जब तक किसी ने हर चीज की चिंदी ना बिखेर दी हो। तो इसके लिए मैं आश्वस्त थी, तो फिर मैंने कुछ पीडीएफ देखे थे जहाँ पे फैक्ट भी हूँ, और ये अर्ध सरकारी वगैरह जो चीजें पूछी गई थी ना हमारे समय पे, उसको भी थोड़ा देख लिया था, ठीक है। परिपत्र किसको बोला जाता है, ये सब दंगल झालटे की आपको पीडीएफ मिल जाएगी शायद नेट पे, उसको एक बार स्किप कर, मतलब स्किम कर जाए। उसमें ना आपको जो लगे कि नई चीज है, कहीं पे इंग्लिश वर्ड आपको दिखेगा ना, जैसे परिपत्र का क्या है, वो सब जगह पे आप रुक के 1 मिनट देख सकते हैं, ठीक है। इतना आप दंगल मैम झालटे हो का सके एक्स्ट्रा तो यूज कर सकते हैं, पीडीएफ आप एक टेलीग्राम चैनल पे एक बार दे देते तो अच्छा रहता। ठीक है। दंगल झालटे की पीडीएफ तो मेरे पास शायद अब नहीं है, पर हाँ मैं पूछ सकती हूँ किसी से, और फिर मैं हाँ अवेलेबल करा सकती हूँ वो। और दूसरी एक चीज ये है प्रयोजन मूलक में ही कि क्योंकि पिछली बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और था मैम शायद, इस उससे बार पहले क्या से। चांस है उसका, मतलब ज्यादा क्वेश्चन डीप में आएंगे या फिर ऊपर ऊपर ही सामान्य तौर पे रहेंगे पिछले साल जैसा ही। देखिए इस बार देखिए, आप मान के चलिए कि पिछले साल इतना तो इजी प्रश्न पत्र नहीं आएगा, कुछ सवाल में ऐसा होगा कि टफ आएगा, हो सकता है कि हाँ इसमें भी एक आध सवाल टफ आ जाए, 3-4 जैसे पूछे जाते हैं, तो आप प्रिपेयर होके जाइए कि कोई ट्रेंड जब नया शुरू होता है, अभी शायद क्लास खत्म होने वाली है, 40 मिनट की सीमा थी, मैम तो आपको देखिए जो और एक मीटिंग चाहिए हाँ होगा या ये मतलब इसी के बाद एंड करना है? तो विद्यार्थियों के वैसे तो अभी सवाल रिपीट हो रहे हैं, और जो कुछ सवाल लगे कि हाँ अभी एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मतलब कुछ नया मुझे दिखे तो फिर मैं टेलीग्राम पे इन्हें वॉइस नोट्स अच्छा वीडियो मोड्स में बता देना और मैम चाहूंगी। वो पीडीएफ जरा टेलीग्राम पे भेज ही दीजिएगा प्रयोजन मूलक हिंदी का। अच्छा ठीक है, तो हाँ ये मीटिंग ठीक खत्म है। होने वाला है, हम लोग बाकी नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा तो उसमें आप बचे हुए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी मैम जो